हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर रमेश कुमार तंबोली, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, रायगढ़। आज के इस वीडियो लेक्चर सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी सेमेस्टर थर्ड डीएससी सब्जेक्ट जूलॉजी, कोर्स टाइटल पैरासिटोलॉजी के यूनिट थर्ड के अंतर्गत ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के जीवन चक्र, रोगजनकता, बचाव एवं उपचार का विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस का अध्ययन करने के लिए हमने विषय वस्तु को इन प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित किया है। पहला, इंट्रोडक्शन या सामान्य परिचय। दूसरा, स्ट्रक्चर या रचना। तीसरा, पॉलीमॉर्फिज्म या बहुरूपता। चौथा, लाइफ साइकिल या जीवन चक्र। पांचवा, पैथोजेनिसिटी या रोगजनकता। छठवां, प्रोफाइलेक्सिस और प्रिवेंशन या रोग से बचाव या रोकथाम। सातवां, ट्रीटमेंट अर्थात उपचार या चिकित्सा। और आठवां है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या इस टॉपिक से संबंधित परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न। इस चित्र पे हम देख रहे हैं, ये ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस का चित्र है और इस ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस का नामकरण 1903 में ड्यूटॉन ने किया था। इसकी खोज 1901 में फोर्ड के द्वारा हुई थी, लेकिन ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस नामकरण ये ड्यूटॉन 1903 के द्वारा किया गया था। आइए अध्ययन के इन प्रमुख बिंदुओं का हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखें इंट्रोडक्शन या सामान्य परिचय के बारे में। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस को उनके महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर एनिमल किंगडम में इस स्थान पर रखा गया है। पहला, फाइलम प्रोटोजोआ। इसके अंतर्गत आने वाले सभी जो एनिमल होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक और यूनिसेलुलर होते हैं। क्लास मैस्टिगोफोरा। इन जंतुओं के जो प्रचलन अंग होते हैं वो फ्लैजिला होते हैं। ऑर्डर प्रोटोमोनाडीना। इनमें जो काइनेटोप्लास्ट नाम की रचना होती है यह उपस्थित होती है। जीनस जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है ट्रिपेनोसोमा और इसकी स्पीशीज या प्रजाति है गैम्बियंस। आइए अब हम ट्रिपेनोसोमा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। ये जानकारियाँ इस तरह से हैं। पहला, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस यह मनुष्य में पाया जाने वाला एक अंतःपरजीवी या एंडोपैरासाइट है जो मनुष्य के ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी के अंदर नहीं पाया जाता, बल्कि ये प्लाज्मा में, जिसे हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं, जो ब्लड का तरल भाग होता है उसमें पाया जाता है। दूसरा, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस यह मनुष्य में गैम्बिया फीवर या जिसे हम अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं नाम का रोग उत्पन्न करता है। तीसरा, यह परजीवी केवल अफ्रीका की मानव आबादी में पाया जाता है, लेकिन सेंट्रल एवं पश्चिम अफ्रीका के प्रदेश, खास तौर पे जो कांगो हैं, नाइजीरिया हैं, इनमें इस रोग का प्रसार अधिक होता है। चौथा, नदियों, झीलों आदि स्थानों के आसपास रहने वाली मानव आबादी में इस रोग के प्रसार की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। जहाँ की जो घनी झाड़ियाँ हैं और वनस्पतियाँ हैं वे
इस रोग का जो वाहक कीट होता है जिसका नाम है ग्लॉसिना पेल्पेलिस, जिसे कॉमन नेम सीसी फ्लाई के नाम से जाना जाता है, उसका आवास स्थान होता है। पांचवा, परजीवी का जो जीवन चक्र है वो 2 होस्ट या पोषकों में पूरा होता है। इसका जो प्राइमरी होस्ट है यह मनुष्य है तथा सेकेंडरी होस्ट ये ग्लॉसिना पेल्पेलिस या सीसी फ्लाई है जो एक इंसेक्ट है। छठवां, परजीवी में जो रिप्रोडक्शन है वह अलैंगिक या एसेक्सुअल होता है तथा यह अलैंगिक प्रजनन बाइनरी फिजन की विधि के द्वारा होता है। सातवां, परजीवी अपने जीवन काल में बहुरूपता, जिसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, उसका प्रदर्शन भी करता है। आठवां, परजीवी संक्रमित व्यक्ति के रक्त के साथ उसके मस्तिष्क के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पहुंचकर गंभीर स्थिति उत्पन्न करता है। परजीवी की खोज 1901 में फोर्ड ने की थी तथा उस परजीवी का ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस नामकरण यह 1903 में ड्यूटॉन के द्वारा किया गया था। ये हुई ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस के बारे में सामान्य परिचय या सामान्य जानकारी। आइए अब हम देखें ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस का स्ट्रक्चर या उसकी रचना। रचना को हमने 2 भागों में केंद्रित किया है। पहला है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस की बाहरी रचना और दूसरा है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस की आंतरिक संरचना। आइए हम बाहरी रचना के बारे पे अध्ययन करते हैं। पहला हम देखें शेप या इस परजीवी का आकार। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस का शरीर लंबा, पत्ती के समान चपटा तथा कोमल होता है। इसका अगला सिरा पॉइंटेड या नुकीला होता है तथा पिछला सिरा अपेक्षाकृत कम नुकीला या गोलाकार होता है। दूसरा, इसकी साइज या माप। सामान्य तौर पर इस परजीवी की जो लेंथ या लंबाई होती है वह 10 से 40 म्यू तक होती है तथा शरीर की चौड़ाई 2.5 से 10 म्यू तक होती है। तीसरा, फ्लैजिलम के बारे पे हम देखें। शरीर के पिछले भाग से, ध्यान देंगे, शरीर के पिछले भाग से एक फ्लैजिलम निकलकर अगले सिरे की ओर आगे बढ़ता है और अगले सिरे पर पहुंचने के बाद वह बाहर निकलकर स्वतंत्र हो जाता है। यह इसका प्रचलन अंग भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें पेलिकल। परजीवी का शरीर एक पतले बाहरी मेम्ब्रेन के द्वारा ढका हुआ होता है और यह आवरण कहलाता है पेलिकल। नेक्स्ट हम देखें अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन, एक लहरदार झिल्ली। ध्यान देंगे, शरीर के पिछले भाग से एक फ्लैजिलम निकलकर पेलिकल के सहारे आगे बढ़कर अगले सिरे पर स्वतंत्र हो जाती है। यह फ्लैजिलम पेलिकल के साथ मिलकर लहरदार अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन बनाती है। यह मेम्ब्रेन परजीवी को रक्त में तैरने और गति करने में सहायता करती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जंतु के शरीर की बाहरी संरचना है। बाहर की ओर एक पतली झिल्ली के द्वारा इसका शरीर घिरा हुआ होता है और इस आवरण को पेलिकल कहा जाता है। जंतु के शरीर के पिछले भाग से, ये जंतु के शरीर का पिछला भाग है, ये उसका अगला भाग है। तो जंतु का जो शरीर होता है वो पिछले भाग पर ये ब्लंट होता है, जबकि अगले भाग पर यह पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है। यहाँ पर हम यह भी देख रहे हैं कि जंतु के शरीर के पिछले भाग से एक फ्लैजिलम निकल करके उसके पेलिकल को कई स्थानों पर स्पर्श करते हुए वो शरीर के अगले भाग पर आता है और स्वतंत्र हो जाता है। तो यह जो
फ्लैजिलम है पेलिकल को जितने स्थानों पर स्पर्श करता है वह स्थान एक मेम्ब्रेन के रूप में तब्दील हो जाती है और इसी मेम्ब्रेन को कहा जाता है अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। ये अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन ये लहरदार गति के द्वारा जंतु को रक्त में तैरने और गति करने में सहायता देती है। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस की आंतरिक संरचना। ट्रिप्नोसोमा के शरीर का जो बाहरी आवरण होता है वह पेलिकल के द्वारा निर्मित होता है और उस पेलिकल से घिरा हुआ एक लिक्विड जो शरीर के अधिकांश भाग को कवर करता है यह साइटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म में निम्न रचनाएं उपस्थित होती हैं। पहली रचना ए, साइटोप्लाज्म। यह साइटोप्लाज्म एक तरल के रूप में होता है तथा यह एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में डिफरेंशिएटेड या विभिन्नित नहीं होता है। ग्लाइकोजन, फैट तथा डाइजेस्टिव एंजाइम से निर्मित कुछ ग्रेन्यूल्स या कणिकाएं इसमें पाई जाती हैं और इन ग्रेन्यूल्स या कणिकाओं को वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। बी, न्यूक्लियस। एक मध्य में एक बड़ा न्यूक्लियस उपस्थित होता है और न्यूक्लियस के भीतर न्यूक्लियोलस भी उपस्थित होता है। सी है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस की एक महत्वपूर्ण विशेषता या उसका कैरेक्टर होता है। एक लंबा नलिकाकार माइटोकॉन्ड्रिया शरीर के पिछले भाग से अगले भाग के मध्य उपस्थित होता है। तो इनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो लंबा होता है, ट्यूबुलर होता है और शरीर के पिछले भाग से लेकर अगले भाग के मध्य उपस्थित होता है। डी है बेसल बॉडी। जो फ्लैजिलम है वह शरीर के पिछले भाग से एक छोटे से दानेदार रचना से जुड़ी हुई होती है और उस रचना को कहा जाता है बेसल बॉडी। चूंकि यह जो दानेदार रचना है वह फ्लैजिलम के आधार पर स्थित होती है, बेस पर स्थित होती है, इसलिए इसे बेसल बॉडी कहा जाता है। नेक्स्ट है ई, काइनेटोप्लास्ट। बेसल बॉडी के पास अपेक्षाकृत एक बड़ी रचना के रूप में काइनेटोप्लास्ट स्थित होती है। और नेक्स्ट है एफ, जिनमें कोशिकाओं में पाई जाने वाली जो अन्य रचनाएं हैं जो साइटोप्लाज्म में उपस्थित होती हैं वो इस तरह से हैं। गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स आदि रचनाएं भी इसके साइटोप्लाज्म में उपस्थित होती हैं। तो यहाँ पर जो चित्र हम देख रहे हैं इसमें उसकी आंतरिक संरचना को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ हम देख रहे हैं साइटोप्लाज्म। तो शरीर के भीतर जो लिक्विड होता है यही लिक्विड कहलाता है साइटोप्लाज्म, जो पेलिकल के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ होता है। पेलिकल को एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर हम न्यूक्लियस देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस शरीर के मध्य भाग पर उपस्थित होता है और इस न्यूक्लियस के भीतर ये न्यूक्लियोलस भी उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करें, जंतु के शरीर के पिछले भाग से साइटोप्लाज्म में एक लंबा नलिकाकार माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है जो शरीर के पिछले भाग से लेकर के अगले भाग तक फैला हुआ होता है। तो सबसे लंबा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमें ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस में देखने को मिलता है, जो इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। नेक्स्ट हम देखें बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी हमने देखा फ्लैजिलम के आधार पर ये दानेदार रचना जो दिखाई दे रही है यही रचना कहलाती है बेसल बॉडी। नेक्स्ट है काइनेटोप्लास्ट। हम देख रहे हैं इस चित्र में ये रचना जो अपेक्षाकृत बड़ी है और बेसल बॉडी के करीब है ये कहलाती है काइनेटोप्लास्ट। तो ये ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस की आंतरिक संरचना होती है। आइए तीसरे क्रम में हम देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म या बहुरूपता। जब कोई एक जंतु अपने जीवन काल में एक से
अधिक रूपों में दिखाई देता है, उस गुण को या उस प्रॉपर्टी को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस यह एक बहुरूपी परजीवी है जो अपने जीवन चक्र या जीवन काल में निम्न रूपों पे दिखाई देती है। ये रूप कौन कौन से हैं आप देखिए। पहला जो फॉर्म है ये कहलाता है लिशमैनियल फॉर्म। दूसरा जो फॉर्म है लेप्टोमोनल फॉर्म कहलाता है। तीसरा फॉर्म यह क्रिथिडियल फॉर्म कहलाता है और चौथा है ट्रिप्नोसोमल फॉर्म। आइए इन चारों फॉर्म्स का कुछ प्रमुख कैरेक्टर्स के आधार पर हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखें लिशमैनियल फॉर्म के बारे में। हमारे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो इस तरह से हैं। पहला हम देखें आकार। लिशमैनियल फॉर्म का जो आकार होता है वह ओवल या अंडाकार होता है। दूसरा न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस बड़ा होता है तथा सेंटर या केंद्र से दूर स्थित होता है। फ्लैजिलम छोटा होता है तथा यह स्वतंत्र नहीं होता, शरीर के बाहर अलग से निकलकर मुक्त नहीं होता है। फिर देखें हम काइनेटोप्लास्ट और बेसल बॉडी के बारे में। तो ये दोनों रचनाएं लगभग केंद्र के पास ही स्थित होती हैं। फिर अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन, इसमें अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। इनकी उपस्थिति ये मनुष्य में होती है, ये मनुष्य में यह अवस्था पाई जाती है। इस चित्र में हम देख सकते हैं ये है लिशमैनियल फॉर्म। इसे ए मेस्टिगोट फॉर्म भी कहा जाता है। तो इसका आकार ये अंडाकार दिखाई दे रहा है। इसका जो न्यूक्लियस है ये आकार में बड़ा है और सेंटर से थोड़ा हट करके परिधि की ओर है। इसके अलावा जो बेसल बॉडी और काइनेटोप्लास्ट हैं ये दोनों लगभग सेंटर वाली जगह पर उपस्थित हैं। इनमें फ्लैजिलम हम देख सकते हैं, ये फ्लैजिलम काफ़ी छोटा होता है और लिशमैनियल फॉर्म के शरीर से बाहर स्वतंत्र नहीं होता है। इसके अलावा इनमें अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन भी नहीं पाई जाती है। तो यह विशेषता होती है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस के लिशमैनियल फॉर्म की। आइए अब हम देखें इसकी दूसरी अवस्था जिसे हम कहते हैं लेप्टोमोनल फॉर्म, उसके बारे में। लेप्टोमोनल फॉर्म का जो आकार होता है यह लंबा और स्पिंडल के समान होता है। इसका न्यूक्लियस बड़ा और केंद्र में स्थित होता है। फ्लैजिलम यह बड़ा होता है और शरीर के अगले भाग पर बाहर निकल करके स्वतंत्र भी होता है। काइनेटोप्लास्ट और बेसल बॉडी ये दोनों रचनाएं शरीर के अगले सिरे के पास स्थित होती हैं। ध्यान देंगे, अगले सिरे के पास स्थित होती हैं। अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन, इनमें अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होती है। और यह जो लेप्टोमोनल फॉर्म है इसकी उपस्थिति हम देखें तो ये मनुष्य में नहीं पाई जाती है, बल्कि यह इनके सेकेंडरी होस्ट जो इस परजीवी का वाहक है जिसका नाम है ग्लॉसिना पेल्पेलिस या सीसी फ्लाई, उसमें पाई जाती है। यहाँ पर लेप्टोमोनल फॉर्म के चित्र का हम अवलोकन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके शरीर का जो आकार है ये लंबा और स्पिंडल शेप्ड है। न्यूक्लियस बड़ा और शरीर के मध्य में स्थित होता है। इसके साथ ही साथ जो काइनेटोप्लास्ट और बेसल बॉडी हैं ये शरीर के अगले भाग पर स्थित होते हैं। बेसल बॉडी से ये फ्लैजिलम निकलता है और निकलकर शरीर के बाहर ये स्वतंत्र हो जाता है। तो फ्लैजिलम लंबा भी है और स्वतंत्र भी है। ये हुआ लेप्टोमोनल फॉर्म के बारे में। ध्यान देंगे, लेप्टोमोनल फॉर्म को प्रोमेस्टिगेट फॉर्म भी कहा जाता है। आइए अब हम देखें तीसरे फॉर्म के बारे में जिसे कहते हैं क्रिथिडियल फॉर्म। इसकी विशेषता इस तरह से होती है, इसका आकार लंबा होता है तथा स्पिंडल के समान होता है। न्यूक्लियस बड़ा और केंद्र में स्थित होता है। फ्लैजिलम बड़ा और आगे की ओर स्वतंत्र होता है।
काइनेटोप्लास्ट और बेसल बॉडी, ये दोनों रचनाएं शरीर के मध्य भाग, ध्यान दीजिएगा, मध्य भाग में न्यूक्लियस के पास स्थित होती हैं। इनमें अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, साथ ही साथ यह मेम्ब्रेन काफ़ी छोटी होती है। उपस्थिति हम देखें तो जो क्रिथिडियल फॉर्म है यह भी मनुष्य में नहीं पाया जाता है, बल्कि इस रोग का वाहक जो कीट है जिसे हम ग्लॉसिना पेल्पेलिस या सीसी फ्लाई कहते हैं उसमें पाया जाता है। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं यह है क्रिथिडियल फॉर्म, शरीर लंबा है, स्पिंडल शेप्ड है, न्यूक्लियस बड़ा शरीर के मध्य में स्थित है, और इसके साथ ही साथ जो काइनेटोप्लास्ट और बेसल बॉडी हैं ये दोनों भी शरीर के मध्य भाग में न्यूक्लियस के पास स्थित हैं। फ्लैजिलम बेसल बॉडी से निकलकर पेलिकल के सहारे आगे बढ़ती है और शरीर के अगले सिरे पर जाकर के ये स्वतंत्र हो जाती है। तो फ्लैजिलम लंबा भी है और स्वतंत्र है, और इस अवस्था में छोटी अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन भी उपस्थित होती है। ये विशेषता हुई क्रिथिडियल फॉर्म की। आइए हम चौथे और अंतिम फॉर्म के बारे में अवलोकन करते हैं। यह अवस्था कहलाती है ट्रिप्नोसोमल फॉर्म। ट्रिप्नोसोमल फॉर्म का जो आकार है यह भी लंबा होता है और ये स्पिंडल के समान होते हैं। न्यूक्लियस बड़ा और केंद्र में स्थित होता है। फ्लैजिलम बड़ा और स्वतंत्र होता है। काइनेटोप्लास्ट और बेसल बॉडी, ये दोनों रचनाएं शरीर के पिछले सिरे के पास स्थित होती हैं। ध्यान देंगे, शरीर के पिछले सिरे के पास स्थित होती हैं। अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन उपस्थित होती है तथा यह बड़ी होती है। उपस्थिति हम देखें तो जो ट्रिप्नोसोमल फॉर्म है ये मनुष्य के रक्त में और ग्लॉसिना पेल्पेलिस जो इस परजीवी का वाहक है उसकी लार ग्रंथि में पाया जाता है। यहाँ पर हम चित्र में ट्रिप्नोसोमल फॉर्म को देख सकते हैं। शरीर इसका लंबा है, स्पिंडल के समान है, न्यूक्लियस शरीर के मध्य में स्थित है, बड़ा है, साथ ही साथ इनमें जो बेसल ग्रेन्यूल और काइनेटोप्लास्ट हैं ये शरीर के पिछले भाग पर उपस्थित हैं। पिछले भाग से ये फ्लैजिलम निकल रही है जो काफ़ी लंबी है, और निकलने के बाद पेलिकल के सहारे आगे बढ़ते हुए ये शरीर के अगले भाग पर आकर के स्वतंत्र हो जाती है। चूँकि फ्लैजिलम लंबी दूरी तक पेलिकल के संपर्क में बनी रहती है, इसलिए इसमें जो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन होता है यह मेम्ब्रेन अपेक्षाकृत काफ़ी बड़ी होती है। इस ट्रिप्नोसोमल फॉर्म को ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म भी कहा जाता है। ये जानकारी हुई पॉलीमॉर्फिज्म इन ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस। चौथे क्रम में हम ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस की लाइफ साइकिल या जीवन चक्र का विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस का जो जीवन चक्र होता है वो 2 होस्ट में पूरा होता है। इस प्रकार के जीवन चक्र को जो 2 होस्ट में पूरे होते हैं उन्हें द्विपोषकी जीवन चक्र या डाइजीनेटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस का जो प्राइमरी होस्ट होता है यह मनुष्य है तथा सेकेंडरी होस्ट ग्लॉसिना पेल्पेलिस या सीसी फ्लाई है। परजीवी का जीवन चक्र उनके प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट में निम्न चरणों में पूर्ण होता है। आइए पहले हम देखें लाइफ साइकिल इन मैन। तो मनुष्य जो है वो इस परजीवी का प्राइमरी या प्रमुख होस्ट होता है। प्राइमरी होस्ट में जीवन चक्र 3 क्रमिक चरणों में पूर्ण होता है। पहला चरण इसको हम कहते हैं इन्फेक्शन या संक्रमण, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन या परजीवी की संख्या में वृद्धि, और तीसरा है मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण। इसी तरह से जब प्राइमरी होस्ट में जीवन चक्र पूरा हो जाता है तो परजीवी के जीवन
चक्र को आगे बढ़ाने के लिए सेकेंडरी होस्ट की आवश्यकता होती है। तो इनकी जो लाइफ साइकिल है वो इनके सेकेंडरी होस्ट या ग्लॉसिना पेल्पेलिस में इन 3 क्रमिक चरणों में पूरी होती है। ए, ट्रांसफर टू ग्लॉसिना पेल्पेलिस। तो परजीवी की जो अवस्था है वह मनुष्य से ग्लॉसिना पेल्पेलिस में स्थानांतरित होती है। इसको हम कहते हैं ट्रांसफर टू ग्लॉसिना पेल्पेलिस। बी है डेवलपमेंट इन मिडगट। तो ग्लॉसिना पेल्पेलिस या शीशी फ्लाई के मिडगट में प्रवेश करने के बाद परजीवी का विकास। और सी तीसरा है डेवलपमेंट इन स्लाइवरी ग्लैंड। परजीवी का अपने सेकेंडरी होस्ट ग्लॉसिना या शीशी फ्लाई के लार ग्रंथि में प्रवेश करने के उपरांत विकास। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ग्लॉसिना पेल्पेलिस में या सेकेंडरी होस्ट में परजीवी का जीवन चक्र है वो उसके शरीर के भीतर मिडगट में और स्लाइवरी ग्लैंड इन 2 अलग अलग भागों में पूर्ण होता है। अब हम विस्तार से मनुष्य में ग्लॉसिना पेल्पेलिस के जीवन चक्र का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस चित्र में आप देख सकते हो ये है शीशी फ्लाई या ग्लॉसिना पेल्पेलिस और ये है मनुष्य। तो मनुष्य के स्किन को ये इस तरह से क्षतिग्रस्त करता है या उसको पंक्चर करता है और पंक्चर करने के बाद इसमें से ब्लड सक करने के पहले वो इसमें थोड़ा सा लार या स्लाइवा मिला देता है और लार मिलाने के बाद अब वह मनुष्य के रक्त को चूसता है और यह रक्त पहुंच जाता है ग्लॉसिना के मिडगट में। तो जिस समय ये मनुष्य की त्वचा को छेद करता है उस समय जब लार मिलाता है तो इस लार में परजीवी की अवस्था मौजूद होती हैं और वो मनुष्य के रक्त में पहुंच करके मनुष्य को संक्रमित कर देती हैं। आइए मनुष्य में जीवन चक्र की पहली अवस्था जिसे हम कहते हैं इन्फेक्शन या संक्रमण उसका अध्ययन करते हैं। जो संक्रमित, ध्यान दीजिएगा, जो संक्रमित ग्लॉसिना पेल्पेलिस है तो संक्रमित का आशय ये है जिस ग्लॉसिना पेल्पेलिस की लार ग्रंथि में स्लाइवरी ग्लैंड में परजीवी की मेटासाइक्लिक अवस्था, कौन सी अवस्था? मेटासाइक्लिक अवस्था उपस्थित होती है, वह किसी स्वस्थ मनुष्य को रक्त चूसने के लिए काटती है तो वह ग्लॉसिना उस मनुष्य के रक्त को जमने से रोकने के लिए उसके रक्त में अपना लार या स्लाइवा छोड़ देती है, मिला देती है। लार के माध्यम से परजीवी की जो मेटासाइक्लिक अवस्था है वह मनुष्य के रक्त में प्रवेश कर जाती है और उस मनुष्य को संक्रमित कर देती है। इस तरह मनुष्य में परजीवी के जीवन चक्र की शुरुआत हो जाती है। तो ये पहला चरण है इन्फेक्शन, जहां परजीवी की मेटासाइक्लिक अवस्था मनुष्य के रक्त में प्रवेश करती है और वह मनुष्य संक्रमित हो जाता है और परजीवी का जो जीवन चक्र है उसकी शुरुआत मनुष्य में हो जाती है। आइए अब हम देखें मनुष्य में जीवन चक्र की दूसरी अवस्था बी, जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन या संख्या में वृद्धि करना। मनुष्य के रक्त में प्रवेश किए हुए जो मेटासाइक्लिक फॉर्म या अवस्था हैं ये आकार में अपेक्षाकृत छोटे होते हैं तथा उनका फ्लैजिलम भी स्वतंत्र नहीं होता है, इसलिए वे शीघ्र ही आकार में लंबे तथा पतले और दुर्बल अवस्था में, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। इस अवस्था में उनका फ्लैजिलम भी लंबा होकर शरीर के अगले भाग पर बाहर आकर के स्वतंत्र हो जाता है तथा ये अपने अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन के द्वारा सक्रियता के साथ मनुष्य के ब्लड प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। ये लंबे तथा दुर्बल अवस्था, जिसे हम कहते हैं
लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म। अब लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है, विधि है, उसके द्वारा निरंतर प्रजनन करते हुए मनुष्य के रक्त में अपनी संख्या में निरंतर वृद्धि करते रहते हैं या अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। तो रक्त में प्रवेश करने के बाद जो मेटासाइक्लिक अवस्था है वो आकार में लंबी हो जाती है, उसे लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म कहते हैं। और ये लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म अब लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करती है तथा मनुष्य के रक्त में अपनी संख्या को निरंतर ये बढ़ाते रहते हैं। तो यह जो चरण है यही कहलाता है मल्टीप्लिकेशन या संख्या में वृद्धि। आइए मनुष्य में जीवन चक्र की तीसरी चरण को हम देखते हैं और इसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण। मनुष्य के रक्त में लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म की संख्या बढ़ने से मनुष्य की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यून सिस्टम है, वह सक्रिय हो जाती है, जिसके कारण लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में बाइनरी फिजन की प्रक्रिया अब रुक जाती है तथा ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म अब मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण की प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो इनमें कायांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो कायांतरण में क्या होता है, आइए हम देखें कि जो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म है वो मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया से गुजरते हुए पहले इंटरमीडिएट फॉर्म में, एक मध्य अवस्था में तथा उसके बाद फिर छोटे शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म, इसे याद रखना आवश्यक है, शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में बदल जाते हैं। इस तरह जो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म हैं उनका शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में बदल जाने की प्रक्रिया को कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, जब मनुष्य के रक्त में शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म की संख्या अधिक हो जाती है तो इस शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म का जो आगामी विकास है अब वह मनुष्य में नहीं हो पाता है। ध्यान देंगे, इनका आगामी विकास तभी होगा जब यह शॉर्ट स्टम्पी अवस्था अपने सेकेंडरी होस्ट, जिसको हम कहते हैं ग्लॉसिना पेल्पेलिस या शीशी फ्लाई, में स्थानांतरित हो जाएं। यदि ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म मनुष्य से अपने सेकेंडरी होस्ट में ट्रांसफर नहीं हो पाती हैं तो एक निश्चित समय के बाद ये अवस्था मनुष्य के रक्त में ही मृत हो जाती हैं और इस तरह इनका जीवन चक्र यहाँ ठहर जाता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं मनुष्य में जीवन चक्र की 3 अवस्थाओं को। ये पहली अवस्था है इन्फेक्शन। तो जैसे ही कोई संक्रमित ग्लॉसिना पेल्पेलिस जिसके लार ग्रंथि में मेटासाइक्लिक फॉर्म होते हैं वह किसी स्वस्थ मनुष्य को उसका रक्त चूसने के लिए काटती है तो मनुष्य के रक्त में वो थोड़ा सा स्लाइवा या लार मिला देती है और उस लार के साथ जो मेटासाइक्लिक फॉर्म होते हैं वो मनुष्य के रक्त में पहुंच जाते हैं और वो मनुष्य संक्रमित हो जाता है। इसी को हम कहते हैं इन्फेक्शन। अब देखिए दूसरी अवस्था मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो मेटासाइक्लिक फॉर्म है इनके आकार में परिवर्तन होता है और ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में बदल जाते हैं। ये जो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म है अब रक्त में अपनी संख्या बढ़ाने के लिए ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन जो अलैंगिक प्रक्रिया, प्रजनन की एक प्रक्रिया है, उसके द्वारा डिवीजन करते हैं और इस तरह लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म की संख्या मनुष्य के रक्त में बढ़ने लगती है। जब बहुत अधिक संख्या में मनुष्य के रक्त में लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म बन जाते हैं तो मनुष्य का जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरोधी तंत्र है, वो सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण से अब जितने भी लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म मनुष्य के रक्त में हैं उनमें डिवीज़न नहीं होता। अब उन्हें मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो रक्त में मौजूद सारे
जो लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म है वो मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो गुजरते समय पहले एक मध्य की अवस्था आती है जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट फॉर्म। तो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म इंटरमीडिएट फॉर्म में परिवर्तित होगा और ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म है फिर शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में रूपांतरित हो जाएंगे। इसी प्रक्रिया को लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म का शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में रूपांतरण की प्रक्रिया को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब ये जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है इसका आगामी विकास अब उस मनुष्य के रक्त में नहीं हो पाता जहां पर इनका विकास हुआ है। इनका विकास तभी संभव है जब ये अपने सेकेंडरी होस्ट के शरीर के अंदर, जिसे हम कहते हैं ग्लॉसिना पेल्पेलिस या शीशी फ्लाई, उसके आहार नाल के अंदर प्रवेश न कर जाएं। तो ऐसे तमाम शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म जो ग्लॉसिना पेल्पेलिस के आहार नाल में मनुष्य के रक्त चूसते समय पहुंच जाते हैं, वो ग्लॉसिना में जीवन चक्र को आगे बढ़ाते हैं। और ऐसे शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म जो अपने सेकेंडरी होस्ट के आहार नाल के अंदर नहीं पहुंच पाते हैं, वो कुछ अंतराल के बाद मनुष्य के रक्त में ही मृत हो जाते हैं। तो आइए हम ये मान के चलते हैं ये जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है यह अपने सेकेंडरी होस्ट के शरीर के अंदर प्रवेश कर गया और इसका जीवन चक्र अब सेकेंडरी होस्ट में प्रारंभ होने जा रहा है। तो जीवन चक्र का जो दूसरा भाग है इसे हम कहते हैं लाइफ साइकिल इन ग्लॉसिना पेल्पेलिस या शीशी फ्लाई में जीवन चक्र। तो जीवन चक्र का जो पहला चरण है ए, ये कहलाता है ट्रांसफर टू ग्लॉसिना पेल्पेलिस या परजीवी का मनुष्य से ग्लॉसिना के शरीर में स्थानांतरण या प्रवेश। तो ग्लॉसिना पेल्पेलिस या शीशी फ्लाई जब किसी संक्रमित मनुष्य का आशय ये है कि जिस मनुष्य के रक्त में शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म मौजूद हैं वह मनुष्य संक्रमित मनुष्य कहलाता है। तो ग्लॉसिना पेल्पेलिस जब किसी संक्रमित मनुष्य का रक्त चूसती है तो रक्त में उपस्थित शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म ग्लॉसिना पेल्पेलिस के आहार नाल में प्रवेश करके उसके मिड गट में पहुंच जाते हैं, जहां उनमें आगामी विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती, जीवन चक्र आगे बढ़ने लगता है। तो ग्लॉसिना पेल्पेलिस के शरीर के अंदर शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म का प्रवेश करना और उसके मिड गट में पहुंच जाना, यह प्रक्रिया कहलाती है ट्रांसफर टू ग्लॉसिना पेल्पेलिस या परजीवी का ग्लॉसिना में स्थानांतरण। दूसरा चरण जो ग्लॉसिना पेल्पेलिस के जीवन चक्र में होता है यह है डेवलपमेंट इन मिड गट। परजीवी का मिड गट में प्रवेश करने के बाद उसका विकास, क्या क्या विकास की घटनाएं होती हैं आइए हम देखें। पहला है आकारिकी परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। तो मिड गट में पहुंचने के बाद जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म हैं उनमें आकारिकी परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है तथा वे मिड गट की आंतरिक परत, इस परत को कहा जाता है पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन। ये एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है मिड गट की। तो उस पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन के भीतर प्रवेश कर जाते हैं तथा प्रवेश करने के बाद उस पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन के अंदर वो अपनी लंबाई में वृद्धि करने लगते हैं तथा लगभग 48 घंटे के बाद वो फिर से लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में बदल जाते हैं। तो इस तरह जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है मिड गट में प्रवेश करते हैं, मिड गट की दीवार के भीतर जो आवरण है जिसे हम कहते हैं पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन, उसमें प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के बाद अब अपनी लंबाई को बढ़ा लेते हैं और वो बदल जाते हैं लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में। इसी को हम कहते हैं
आकारिकी परिवर्तन या आकार में परिवर्तन। अब पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन में प्रवेश करने के बाद आगामी प्रक्रिया क्या है, आइए हम देखते हैं। तो पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन के भीतर विभाजन या मल्टीप्लिकेशन, ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन के भीतर प्रवेश करने के बाद लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, जो अलैंगिक प्रजनन की एक प्रक्रिया है, उसके द्वारा विभाजित होकर अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। वे लगभग 15 दिनों के बाद ये जो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म हैं, जो पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन के भीतर विकसित हुए हैं, ये पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन से बाहर निकलकर फिर से वापस मिडगट के ल्यूमेन में आ जाते हैं और मिडगट में वापस आने के बाद ये प्रवास या माइग्रेशन के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, इस चित्र में हम देख सकते हैं पहली अवस्था ट्रांसफर टू ग्लॉसिना पेल्पेलिस। तो ये जो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म है, ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म जब ग्लॉसिना के शरीर के भीतर प्रवेश करता है तो वो बदल जाता है। इसमें बाइनरी फिजन की प्रक्रिया होगी। तो जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है, जब वो प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के बाद मिडगट में वह आकार में लंबा हो जाता है, पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन के अंदर प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के बाद वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा अपनी संख्या विभाजित होकर बढ़ाते रहता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं आकार की परिवर्तन। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये जो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म है, ये पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन है। तो ये मिडगट में आने के बाद मिडगट से होकर के ये उसकी दीवार में प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करने के बाद अपनी लंबाई में वृद्धि करने के साथ ही साथ ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन करता है। इस तरह से ये दो भागों में विभाजित होकर अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। तो इसी को हम कहते हैं पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन के भीतर मल्टीप्लिकेशन। इस चित्र में हम और भी देख सकते हैं, जैसे इस ग्लॉसिना ने मनुष्य का रक्त चूसा तो रक्त के साथ में जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है वो पहुंच जाते हैं इनके मिडगट के भीतर और मिडगट के भीतर पहुंचने के बाद इसकी जो अंदरूनी दीवार है वो किससे बनी है, पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन के द्वारा। तो ये पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन के संपर्क में आते हैं और ये सबसे पहले अपने आकार में परिवर्तन कर लेते हैं और परिवर्तन करने के बाद लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में बदल जाते हैं। ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म जब अंदर पहुंचता है तो वो बाइनरी फिजन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाता है, प्रजनन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाता है और इस तरह जब इनकी संख्या पर्याप्त हो जाती है तो ये फिर से पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन को छोड़ करके बाहर आ जाते हैं, आहार नली के मिडगट के भाग में आ जाते हैं और ये माइग्रेशन या प्रवास के लिए तैयार होते हैं। तो माइग्रेशन कहाँ होना है, मिडगट से इनका माइग्रेशन होना है अब इनकी स्लाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि में। ग्लॉसिना में लाइफ साइकिल की जो तीसरी अवस्था है वो है डेवलपमेंट इन स्लाइवरी ग्लैंड या परजीवी का लार ग्रंथि में विकास। इसके पहले हमने देखा कि परजीवी पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन में प्रवेश करके अपनी संख्या लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा बढ़ाते हैं और जब उनकी संख्या पर्याप्त हो जाती है तो वो पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन को छोड़ करके वापस मिडगट के भीतर के रिक्त स्थान पे आ जाते हैं और रिक्त स्थान पर आने के बाद ये प्रवास या माइग्रेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रवास कैसे होता आप ये देखिएगा। तो मिडगट के ल्यूमेन में आए हुए लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म अब मिडगट को छोड़ करके ओइसोफेगस के भाग से होते हुए ग्लॉसिना की लार ग्रंथि या स्लाइवरी ग्लैंड के भीतर प्रवेश कर जाते हैं
तो मिडगट से वो ओइसोफेगस से होते हुए कहाँ आ जाते हैं? सलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि में। लार ग्रंथि में आने के बाद अब क्या क्या परिवर्तन होता है, आइए उसके बारे में हम देखते हैं। पहला परिवर्तन होता है लार ग्रंथि के भीतर परजीवी के प्रवेश करने के बाद, इसे हम कहते हैं क्रिथिडियल फॉर्म का बनना या डेवलपमेंट ऑफ क्रिथिडियल फॉर्म। तो लार ग्रंथि में प्रवेश के बाद ये जो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म हैं वो शीघ्रता से मल्टीप्लिकेशन माने अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हुए वो एक नए फॉर्म में बदल जाते हैं और इस नए फॉर्म को कहा जाता है क्रिथिडियल फॉर्म। तो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म मिडगट को छोड़ करके ओइसोफेगस के रास्ते सलाइवरी ग्लैंड में प्रवेश करते हैं और सलाइवरी ग्लैंड के भीतर पहुंचने के बाद ये मल्टीप्लिकेशन या अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं और संख्या में वृद्धि करने के बाद अब जो स्वरूप या रूप बनता है वो कहलाता है क्रिथिडियल फॉर्म। तो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म का क्रिथिडियल फॉर्म में बदल जाने की प्रक्रिया यहाँ पर होती है या लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म से क्रिथिडियल फॉर्म के निर्माण की प्रक्रिया यहाँ पर होती है और इसलिए इसे हम कहते हैं क्रिथिडियल फॉर्म का बनना। ये जो क्रिथिडियल फॉर्म बनते हैं ये आकार में छोटे तथा मोटे होते हैं। इनका फ्लैजिलम लंबा और स्वतंत्र होता है। इनका जो काइनेटोप्लास्ट है वो शरीर के मध्य भाग में न्यूक्लियस के पीछे स्थित होता है तथा इनमें छोटी अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन भी उपस्थित होती है। ये क्रिथिडियल फॉर्म की विशेषता होती है। इस चित्र में हम क्रिथिडियल फॉर्म को देख सकते हैं। तो ये जो क्रिथिडियल फॉर्म है ये आकार में छोटा है, मोटा है और इनका जो फ्लैजिलम है ये लंबा है और शरीर के आगे के हिस्से से ये स्वतंत्र है। काइनेटोप्लास्ट और बेसल ग्रेन्यूल को हम देखते हैं तो ये शरीर के मध्य भाग में उपस्थित होते हैं। ये विशेषता और इनकी जो अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन होती है ये छोटी होती है। तो ये रचना होती है क्रिथिडियल फॉर्म की। क्रिथिडियल फॉर्म में अब क्या परिवर्तन होगा, आइए हम देखें। क्रिथिडियल फॉर्म से मेटासाइक्लिक फॉर्म का बनना या डेवलपमेंट ऑफ मेटासाइक्लिक फॉर्म। तो लार ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड में रहते हुए ये जो क्रिथिडियल फॉर्म हैं ये शीघ्रता से मल्टीप्लिकेशन करते हुए अब एक नए फॉर्म में बदल जाते हैं और उसे कहा जाता है मेटासाइक्लिक फॉर्म। इस चित्र में हम देख सकते हैं क्रिथिडियल फॉर्म है। ये क्रिथिडियल फॉर्म ये मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करता है और डिवीज़न करने के बाद ये मेटासाइक्लिक अवस्था का निर्माण करता है। तो क्रिथिडियल में जब भी डिवीज़न होगा तो उस डिवीज़न के बाद मेटासाइक्लिक फॉर्म का निर्माण होगा। अब मेटासाइक्लिक फॉर्म को हम देखते हैं तो मेटासाइक्लिक फॉर्म ये पतले तथा दुर्बल होते हैं। काइनेटोप्लास्ट शरीर के पिछले भाग में स्थित होती है। फ्लैजिलम स्वतंत्र नहीं होता तथा अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन यह बड़ी होती है। इस चित्र में हम देख सकते हैं ये है मेटासाइक्लिक फॉर्म। तो मेटासाइक्लिक जो फॉर्म है ये पतले हैं, दुर्बल हैं। काइनेटोप्लास्ट और बेसल ग्रेन्यूल को हम देखते हैं ये शरीर के अगले भाग पर स्थित होते हैं। इनमें जो फ्लैजिलम है ये बाहर निकल करके स्वतंत्र नहीं होता, लेकिन ये अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन है ये काफ़ी बड़ी होती है। ठीक है। अब ये जो मेटासाइक्लिक फॉर्म है इनका निर्माण या विकास कहाँ हुआ? सलाइवरी ग्लैंड में। अब देखिए इन मेटासाइक्लिक फॉर्म का आगामी विकास अब इसके सेकेंडरी होस्ट या ग्लॉसिना पेल्पेलिस के शरीर में नहीं हो सकता है, सलाइवरी ग्लैंड में नहीं हो सकता है। और दूसरी बात ये भी हम ध्यान रखें कि ये जो मेटासाइक्लिक फॉर्म है जो ग्लॉसिना के सलाइवरी ग्लैंड में विकसित हुआ है वह परजीवी की संक्रमणकारी अवस्था होती है। अर्थात ग्लॉसिना पेल्पेलिस जिसकी लार ग्रंथि में
संक्रमणकारी अवस्था जिसे हम मेटासाइक्लिक फॉर्म कहते हैं वह उपस्थित होते हैं, और वह जब किसी स्वस्थ मनुष्य को काटती है तो लार के साथ ये संक्रमणकारी मेटासाइक्लिक फॉर्म को उस मनुष्य के रक्त में स्थानांतरित कर देती है, और इस तरह वह मनुष्य संक्रमित हो जाता है। यहाँ ध्यान रखेंगे, सेकेंडरी होस्ट या ग्लॉसिना में ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस का जीवन चक्र लगभग 20 दिनों में पूर्ण हो जाता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि जो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म है वो मिडगट में आकर के स्वतंत्र हुए, मिडगट से ओइसोफेगस से होते हुए आगे बढ़े, प्रवास किए, और मुंह से होते हुए ये लार ग्रंथि के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और लार ग्रंथि के अंदर जब वे प्रवेश करते हैं तो ये लॉन्ग सिलेंडर जो फॉर्म है वो क्रिथिडियल फॉर्म में बदल जाते हैं। और ये जो क्रिथिडियल फॉर्म है लार ग्रंथि के अंदर रहते हुए जब ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये मेटासाइक्लिक फॉर्म में बदल जाते हैं। तो क्रिथिडियल फॉर्म मल्टीप्लिकेशन के द्वारा बदल गए मेटासाइक्लिक फॉर्म में, और ये जो मेटासाइक्लिक फॉर्म है यही ग्लॉसिना के स्लाइवरी ग्लैंड में उपस्थित होती हैं। अब यह जो ग्लॉसिना है या शीशी फ्लाई है वह संक्रमित हो गई है, और जिस समय यह किसी स्वस्थ मनुष्य को उसका रक्त चूसने के लिए उसे काटती है तो फिर से उसके रक्त में थोड़ा सा लार मिला देती है। तो लार में जो मेटासाइक्लिक फॉर्म होते हैं ये उस मनुष्य के रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं, और इस तरह वह मनुष्य संक्रमित हो जाता है। तो इन चरणों में ग्लॉसिना के शरीर के भीतर परजीवी का जीवन चक्र पूर्ण होता है। यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि परजीवी का जीवन चक्र उसके सेकेंडरी होस्ट या ग्लॉसिना में उसके दो अलग अलग भागों पर पूर्ण होता है। पहला भाग है मिडगट और दूसरा भाग है स्लाइवरी ग्लैंड। पूरे जीवन चक्र को हम यहाँ पर देख सकते हैं। मनुष्य में जीवन चक्र की शुरुआत होती है जब सेकेंडरी होस्ट या ग्लॉसिना के स्लाइवरी ग्लैंड में जो मेटासाइक्लिक फॉर्म होते हैं वो मनुष्य का रक्त चूसते समय लार के माध्यम से मनुष्य के रक्त में प्रवेश कर जाते हैं, और इस तरह वह मनुष्य संक्रमित हो जाता है। रक्त में पहुंचने के बाद ये जो मेटासाइक्लिक फॉर्म हैं इनके आकार में परिवर्तन होता है और ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में बदल जाते हैं। लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा विभाजित होते हैं, और इनकी संख्या रक्त में, रक्त के किस भाग में, प्लाज्मा में लगातार बढ़ते चली जाती है। जब संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो मनुष्य का जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यून सिस्टम है, वो सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण से अब ये जो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म है इनमें पुनः प्रजनन की प्रक्रिया नहीं होती। अब इनमें मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया होगी, जिसके कारण से ये जो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म है एक इंटरमीडिएट फॉर्म से, इस अवस्था से गुजरते हुए शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में बदल जाते हैं। तो मनुष्य में जीवन चक्र मेटासाइक्लिक अवस्था में प्रवेश करने से लेकर के शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म के निर्माण तक चलती है। अब ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है, इसका आगामी जो विकास है मनुष्य में नहीं होगा। जब ये परजीवी की अवस्था शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म किसी ग्लॉसिना पेल्पेलिस के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगी तब उनका जीवन चक्र आगे बढ़ेगा। तो जीवन चक्र ग्लॉसिना पेल्पेलिस के मिडगट में इस तरह से है। ये जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है ग्लॉसिना के मिडगट में प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करने के बाद ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में बदलते हैं, और बदलने के बाद ये पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन के अंदर चले जाते हैं, और मेम्ब्रेन के अंदर ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा विभाजित होते हैं, और विभाजित होने के बाद अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो जब पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन में लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म की अधिकता हो जाती है तो ये पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन से फिर बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने के बाद
वो मिडगट से होते हुए प्रवास करते हैं और ओइसोफेगस से होते हुए, मिडगट से ओइसोफेगस, ओइसोफेगस से होते हुए ये ग्लॉसिना की लार ग्रंथि के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब परजीवी के जीवन चक्र का आगामी भाग ग्लॉसिना के स्लाइवरी ग्लैंड में आरंभ होता है। प्रवेश करने के बाद ये क्रिथिडियल फॉर्म में बदल जाते हैं और यह जो क्रिथिडियल फॉर्म है स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर मल्टीप्लिकेशन करता है, विभाजन करता है और विभाजन के बाद यह क्रिथिडियल फॉर्म है मेटासाइक्लिक फॉर्म में बदल जाता है। अब ये जो मेटासाइक्लिक फॉर्म है, चूंकि स्लाइवरी ग्लैंड में उपस्थित होते हैं, इसलिए यह जो ग्लॉसिना है, सीसी फ्लाई है, अब वह संक्रमण को प्राइमरी होस्ट या किसी स्वस्थ मनुष्य में फैलाने के लिए तैयार होती है। तो इस तरह ग्लॉसिना में जीवन चक्र क्रमशः उसके मिडगट में और स्लाइवरी ग्लैंड में पूर्ण होता है। या हम ये कहें, ग्लॉसिना के मिडगट में शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म के रूप में परजीवी का प्रवेश करना और अंत में ग्लॉसिना के लार ग्रंथि में मेटासाइक्लिक फॉर्म के रूप में विकसित हो जाना, ये अवस्थाएं ग्लॉसिना के शरीर के भीतर होती हैं। इसी को हम कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस इन ग्लॉसिना। पांचवें क्रम में अब हम देखें पैथोजेनिसिटी या रोग जनकता। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस मनुष्य के रक्त में परजीवी के रूप में पाया जाता है। इसके कारण संक्रमित व्यक्ति में निम्न रोग जनित लक्षण प्रकट होते हैं। हमने लक्षणों को कुछ बिंदुओं पर विभाजित किया है। पहला है एट द बाइटिंग प्लेस ऑफ द बॉडी, जिस स्थान पर संक्रमित ग्लॉसिना किसी स्वस्थ मनुष्य की त्वचा को रक्त पीने के लिए काटती है, उस स्थान पर प्रभाव। तो संक्रमित ग्लॉसिना पेल्पेलिस के काटने से त्वचा पर गहरे लाल रंग का चिन्ह बन जाता है। इस चिन्ह में या इस स्थान में तेज जलन एवं खुजली होती है। खुजलाने से उस स्थान पर घाव बन जाता है, जो घाव धीरे धीरे बड़ा होते जाता है और वह पीड़ादायक होता है। ये प्राइमरी सिम्टम हुआ। दूसरा है गैम्बिया फीवर। संक्रमण के बाद मनुष्य के रक्त में परजीवी की संख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ने लगती है तथा वे परजीवी बहुत अधिक मात्रा में विषैला पदार्थ भी मनुष्य के रक्त में छोड़ते रहते हैं और इस विषैले पदार्थ के कारण से मनुष्य के शरीर का तापमान अचानक बढ़ने लगता है और उसे ही कहते हैं गैम्बिया फीवर। जो फीवर इस टॉक्सिक सब्सटेंस के कारण से होता है, उसे हम कहते हैं गैम्बिया फीवर। और इस गैम्बिया फीवर के जो लक्षण हैं वो इस तरह से होते हैं। ए, रिकरेंट फीवर या आवर्ती बुखार। एक निश्चित अंतराल के बाद बार बार संक्रमित व्यक्ति को तेज बुखार आता है। बी, सीवियर हेडेक या तेज सिर दर्द। सी, एनीमिया, रक्त अल्पता, रक्त की कमी हो जाना। डी, वीकनेस, कमजोरी या थकान होना। ई, लॉस ऑफ वेट, वजन में कमी। एफ, प्रोलॉन्गेशन ऑफ ग्लैंड, जो ग्रंथियां होती हैं उनमें असामान्य वृद्धि हो जाती है। जी, लॉस ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक क्षमता में कमी। और एच है फॉल्स एस्लीप या निरंतर नींद की स्थिति बने रहना। तीसरा जो लक्षण है यह कहलाता है न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट, तंत्रिका तंत्र में प्रभाव। यह परजीवी अंत में मनुष्य के रक्त से उस रोगी की रीढ़ की हड्डी के स्पाइनल फ्लूइड में प्रवेश कर जाता है तथा जिसके कारण न्यूरोलॉजिकल जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो जाती हैं। परजीवी स्पाइनल फ्लूइड से प्रवास कर या माइग्रेट कर
संक्रमित व्यक्ति के मस्तिष्क के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में प्रवेश कर जाता। मस्तिष्क के चारों ओर जो द्रव होता है उसे हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो उस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण रोगी में निम्न गंभीर लक्षण प्रकट होते हैं। ये लक्षण इस तरह से हैं, ध्यान देंगे। ए, निरंतर गहरी नींद में बना रहना, वह व्यक्ति निरंतर सोए रहता, कभी उठता नहीं। दूसरा, उसकी चेतना समाप्त हो जाती है, वह कोमा में चला जाता है, उसकी सांसें चलते रहती हैं लेकिन शरीर में किसी तरह की चेतना नहीं होती है। और तीसरा है, अंत में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये 3 तरह के प्रभाव हमने देखा। नेक्स्ट 6वें क्रम पे हम देखते हैं प्रोफाइलेक्सिस और प्रिवेंशन, या रोग से बचाव या रोकथाम। ये इस तरह से हैं। पहला, ग्लॉसिना को नष्ट करना। घनी झाड़ियों और नमी वाले स्थानों पर, नदी, झीलों आदि के किनारे ग्लॉसिना का वास स्थान होता है और ऐसे स्थानों पर डीडीटी का छिड़काव करके ग्लॉसिना को नष्ट कर देना चाहिए। दूसरा, ग्लॉसिना के आवास को नष्ट करना। तो घनी झाड़ियों की कटाई करने से ग्लॉसिना को आवास नहीं मिलेगा, इसलिए उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी। तीसरा, आबादी को पृथक करना। जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ से मानव आबादी को बाहर निकाल लेना चाहिए, पृथक कर लेना चाहिए। चौथा, संक्रमण से बचाव। ग्लॉसिना के संपर्क में आने से बचना चाहिए, जैसे शरीर को पूरी तरह से ढक करके रखना चाहिए। शाम के समय या बहुत सवेरे ऐसे घनी झाड़ियों वाले स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। 5वां है, बचावकारी दवाओं का उपयोग करना। ये दवाएं हैं पेंटामिडीन, इसका 4 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के अनुसार एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लेने से बचाव हेतु यह 6 माह तक प्रभावी होता है। तो यदि ये डोज प्रिवेंटिव तौर पर ले लिया जाए तो 6 माह तक इस परजीवी का कोई संक्रमण नहीं होता है। और लास्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वायर होस्ट। तो रिजर्वायर होस्ट को नष्ट करना। अब यहाँ देखिए रिजर्वायर होस्ट क्या होता है। ग्लॉसिना जो है ये इस परजीवी का सेकेंडरी होस्ट है, मैन या मनुष्य इसका प्राइमरी होस्ट है। इन दोनों के बीच में एक और होस्ट होता है जिसको हम कहते हैं रिजर्वायर होस्ट। इसका क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है, आप ये देखिए। ये जो ग्लॉसिना है ये जो पालतू और जंगली पशु होते हैं उनका भी रक्त चूसती है। तो रक्त चूसते समय यहाँ पर भी वो लार मिलाती है, तो लार के साथ परजीवी इस जंतु के शरीर के रक्त में चले जाते हैं। लेकिन ध्यान देंगे, परजीवी इस होस्ट के शरीर के अंदर प्रवेश तो कर जाएंगे लेकिन उनका जीवन चक्र इसमें आगे नहीं बढ़ता है और लंबे समय तक परजीवी बिना किसी परिवर्तन के इस होस्ट के शरीर के भीतर सुरक्षित रहता है। लेकिन जब ग्लॉसिना किसी ऐसे पशु को रक्त चूसने के उद्देश्य से काटती है तो उसके रक्त में मौजूद जो परजीवी की अपरिवर्तित अवस्था है वो वापस ग्लॉसिना के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है और यह ग्लॉसिना जब किसी मनुष्य को काटती है तो वह परजीवी मनुष्य के रक्त में प्रवेश कर जाता है और वो मनुष्य संक्रमित हो जाता है। तो ये जो रिजर्वायर होस्ट होते हैं ये परजीवी की अवस्था को अपने अंदर सुरक्षित रखने का काम करते हैं और इस होस्ट में परजीवी का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। चूंकि ये परजीवी की अवस्था को रिजर्व करके रखते हैं, सुरक्षित करके रखते हैं, इसलिए ऐसे होस्ट को रिजर्वायर होस्ट कहा जाता है। तो फॉरेस्ट में ऐसे जो वाइल्ड मैमल्स होते हैं जो इनके रिजर्वायर होस्ट होते हैं उन रिजर्वायर होस्ट को भी नष्ट कर देना चाहिए। तो यदि ये
मेज़र, प्रिवेंटिव मेज़र लिया जाए तो इस रोग से काफ़ी कुछ बचाव किया जा सकता है, इसकी रोकथाम की जा सकती है। नेक्स्ट हम देखें 7वें क्रम में ट्रीटमेंट या उपचार। यदि रोग के लक्षण मनुष्य में प्रकट होते हैं तो उसका उपचार भी किया जाना चाहिए। ट्रिप्नोसोमा के द्वारा जो रोग होता है उसको स्लीपिंग सिकनेस तो कहते ही हैं, उसे ट्रिप्नोसोमियासिस भी कहा जाता है। तो ट्रिप्नोसोमियासिस रोग का जो उपचार है वह निम्न दवाओं के उपयोग के द्वारा प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। ये दवाएं इस तरह से हैं। पहला है जनरल मेडिसिन, सामान्य औषधियाँ। संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में ये दवाएं प्रयोग की जाती हैं और इस रोग का नियंत्रण किया जाता है। ये 3 दवाएं हैं, जिनमें से पहली दवा है बेयर 205। बेयर 205 ये 3 अलग अलग नाम से मार्केट में मिलती है। पहला है एंट्राइपॉल, दूसरा जर्मेनिन, तीसरा सुरामिन। दूसरी जो दवा है ये है पेंटामिडिन और तीसरी दवा है लोमिडिन। ध्यान देंगे ये तीनों दवाएं जो हैं वो सामान्य संक्रमण की स्थिति में उपचार हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। इन्हें जनरल मेडिसिन कहा जाता है। दूसरा है एडवांस मेडिसिन। रोग की जब गंभीरता बढ़ जाती है तब इन दवाओं का उपयोग किया जाता है। इन्हें एडवांस या विशिष्ट औषधियाँ कहा जाता है। तो न्यूरोलॉजिकल जटिलताओं की अवस्था में इन दवाओं का प्रयोग किया जाता है। ये दवाएं इस तरह से हैं। पहली दवा है ट्राइपार्सेमाइड, दूसरी दवा है मेलार्सोपॉल और तीसरी दवा है नाइट्रोफिरोजोन। ये 3 दवाएं हैं। फिर भी ये ध्यान रखना जरूरी है कि रोग के लक्षण, रोग की अवस्था और रोग की गंभीरता के अनुसार उपचार हेतु दवाओं का उपयोग केवल चिकित्सकीय परामर्श से लेना आवश्यक है। ये हुआ ट्रीटमेंट के बारे में। कम टू द लास्ट पैरा, क्वेश्चन आवर या महत्वपूर्ण प्रश्न। परीक्षा से संबंधित इस टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न इस तरह से हैं। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस की रचना को एक्सप्लेन कीजिए। इसमें आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देनी होगी। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द पॉलीमॉर्फिज्म इन ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस में जो बहुरूपता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है चित्र के साथ में। क्वेश्चन 3, गिव एन अकाउंट ऑफ पैथोजेनिसिटी, रोगजनकता, प्रोफाइलेक्सिस, बचाव, और ट्रीटमेंट या उपचार ऑफ ट्रिप्नोसोमियासिस। ट्रिप्नोसोमियासिस रोग के बारे में इन 3 बिंदुओं पर जानकारी दीजिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए। और क्वेश्चन 4 है, ये निबंधात्मक प्रश्न है। डिस्क्राइब दी, वर्णन, डिस्क्राइब माने वर्णन करना। डिस्क्राइब दी लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस के जीवन चक्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। अध्ययन के लिए जो सोर्स हैं वो इस तरह से हैं। आगामी वीडियो के लिए यूट्यूब चैनल तंबोली सर जूलॉजी अड्डा को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और यह वीडियो आपके अध्ययन के लिए कितनी उपयोगी है इसके बारे में अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो अगला हमारा जो वीडियो है, जो अपकमिंग वीडियो है, वो भी डीएससी पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत यूनिट 3 से है और टॉपिक है जियार्डिया। थैंक यू, धन्यवाद।